नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, गुलशन नंदा जी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही जानते हैं कि वे कितने प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यासकार रहे हैं। उनकी पुस्तकों की डिमांड वर्षों से रही है, परंतु उनके उपन्यास आज पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि कुछ उपन्यास आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और इसी के तहत मैं आपके सामने दो उपन्यास सांवली रात और भंवर पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं, जो आपको बेहद ही पसंद आए थे। अब इसी कड़ी के तहत मैं एक और उनका बेहतरीन उपन्यास, जिसकी वर्षों से डिमांड रही है, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और जिसका नाम है पीले फूल। यह उपन्यास मैं आपके सामने 4 भागों में प्रस्तुत करूंगा। तो प्रस्तुत है इसका पहला भाग, अध्याय 1। रजनी ने एक मादक अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। मुस्कुराते हुए उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। आदमकद आईने के चमकदार शीशों में से उसका यौवन अटखेलियां करता हुआ बदन झांक रहा था। अपनी घली काली जुल्फों को बड़ी शेखी के साथ खोलकर जैसे ही उसने दोबारा शीशे पर अपनी निगाह डाली ही थी कि अचानक वायु का एक तेज झोंका कहीं से आया, और उसके चेहरे से बरसता हुआ नूर, जुल्फों में बसने वाली खुशबू का दायरा सारे कमरे में फैल गया। हाय, मैं मर जाऊं। सुधा, जो अब तक खामोश खड़ी थी, अचानक रजनी के बदन को अपनी बाहों में कस कर बोली, चल हट पगली, थोड़ी बहुत तो शर्म किया कर। रजनी ने कसम खाते हुए कहा। शर्म? कैसी शर्म? अरे ये तो गनीमत समझ कि मैं लड़की हूँ। अगर कहीं लड़का होती तो क्या होता? पूछा रजनी ने। तो तुम्हारे इस फूल से बदन को अपने सीने से लगाकर चुंबनों की झड़ी लगा देती। लेकिन लड़का होने पर तुम्हें इस कमरे में घुसने ही कौन देता? जानती है, मेरे पिताजी को एक नंबर बंदूक के निशानेबाज हैं। एक ही गोले में सारा इश्क निकल जाता। पर तुम जैसी मेनका के लिए मरना भी तो कितना सुखद होता। बस बस, अब बातें मत बना। सुधा की बाहों से आजाद होते हुए रजनी ने कहा, कॉलेज का समय हो रहा है, तू चलकर मम्मी से बातें कर। मैं तब तक नहा धोकर तैयार होती हूँ। और खूंटी से तौलिया उतारकर रजनी बाथरूम में घुस गई। हार कर सुधा ने मम्मी के कमरे की तरफ रुख किया। वह ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हुई स्वेटर बुन रही थीं। उनके चेहरे को देखने से साफ साफ इस बात का आभास होता था कि जवानी के दिनों में भी ये कम खूबसूरत ना होंगी। नमस्ते माताजी। नमस्ते। सलाइयाँ रोककर उन्होंने सुधा की तरफ बड़े स्नेह से देखा और कहा, आओ बेटी सुधा, कैसी हो? जी, आपका आशीर्वाद है। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। भगवान करे वह बिल्कुल ठीक हो जाएं। यह निगोड़ी सांस की बीमारी होती भी बड़ी बुरी है, चैन नहीं लेने देती। जी, ये तो उम्र का तकाजा है, धीरे से सुधा ने कहा। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। जी, कहकर सुधा सोफे पर बैठ गई और मम्मी के साथ इधर उधर की बातों में खो गई। अचानक हाथ में कुछ पुस्तकें व पर्स दबाए हुए रजनी कमरे में प्रविष्ट होते हुए बोली, कॉलेज नहीं चलना क्या? 10 बज चुके हैं। तो मैं क्या करूं? देर तो तुमने ही की है। सुधा उठ खड़ी हुई। जल्दी चलो, नहीं तो प्रोफेसर शर्मा क्लास में सब लड़के लड़कियों के सामने शर्मिंदा करेंगे। चलते हुए सुधा ने रजनी पर एक हल्की सी दृष्टि डाली। गुलाबी रंग की जारजेट की कीमती साड़ी और उसी से मैच करता हुआ ब्लाउज, आधुनिक फैशन के आधार पर बनाया हुआ जूड़ा, सर से लेकर पांव तक बेखुदी का आलम। रामू, रजनी ने अपने कार ड्राइवर को आवाज दी। आया मेम साहब। गाड़ी तैयार है। आओ सुधा। सुधा का हाथ पकड़ रजनी ने कार का पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। हल्की सी घबराहट के साथ कार स्टार्ट हुई और अध्याय 2। कॉलेज के वातावरण में रोज की तरह गहमा गहमी थी। बचपन और जवानी के दरमियान अपने जीवन के मार्ग निश्चित करते हुए छात्र व छात्राएं, आशाओं और सद्देशों भरा जीवन। लेकिन क्या आधुनिक युग के कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का कॉलेज आने का मतलब सिर्फ पढ़ना ही है? आ गई। कौन? वही। यार पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना कि कौन आ गई। मेरे ख्याल से तो दिमाग में भूसा भरा है तेरे।
इशारे से कोई बात समझ ही नहीं सकता। आंखें फाड़कर सामने देख। देख तो रहा हूँ, वहाँ कई लड़कियां हैं। कई लड़कियों को मारो गोली। अपना मतलब तो सिर्फ उससे है। किससे? जिसे हम लोग कॉलेज क्वीन कहते हैं। आई सी। तो तुम्हारा मतलब रजनी से है। और नहीं तो क्या, उसके बगल वाली उस खूसट सुधा से है। अपन या तो किसी लड़की की तरफ देखते ही नहीं, और अगर देखते भी हैं तो उसको जिसके आसपास कहीं जवाब ना हो। दाद देते हैं यार तुम्हारी पसंद की। लड़की क्या है, दहकता हुआ अंगारा है। यह कॉलेज के दो होनहार विद्यार्थी थे, जिनका काम पढ़ना कम, मटर गश्ती करना ज्यादा था। इनके लिए कॉलेज आने का मतलब सिर्फ इतना था कि लड़कियों की खूबसूरती को देखकर आंखें सेकी जाएं, आवाजें कसी जाएं। क्या बातें हो रही थीं, पास से गुजरते हुए दिनेश ने कहा। उसके ओठों पर मुस्कुराहट थी। हेलो प्रेसिडेंट साहब, विनोद ने कहा। हेलो, दिनेश ने उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा। सुभाष के साथ किस विषय पर बहस हो रही थी? हुस्न पर, विनोद ने लापरवाही से कहा। हुस्न? कैसा हुस्न? अरे भाई, अपने कॉलेज में एक ही तो हुस्न है, रजनी। रजनी? चौंकते हुए दिनेश ने कहा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए। सुभाष, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, सहसा बोल पड़ा। तुम भी कहाँ पछड़े में पड़ गए विनोद गुरु। दिनेश तो आजकल लड़कियों का फेवर करेगा ही। वोट भी तो इलेक्शन में लड़कियों ने ही ज्यादा दिए थे। इसमें वोट का सवाल नहीं है। तो फिर किसका सवाल है? सवाल है डिसिप्लिन का। हम यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हैं, ना कि इश्कबाजी करने। कॉलेज की लड़कियों से हमारा बर्ताव बहन जैसा होना चाहिए। लेक्चर तो तुम बड़ा अच्छा झाड़ लेते हो प्रेसिडेंट साहब, व्यंग्यात्मक स्वर में विनोद बोला। लेकिन अफसोस, तुम्हारी यह फिलॉसफी हम पर असर नहीं कर सकती। क्यों? पूछा दिनेश ने। क्योंकि हम दिलवाले हैं, और दिलवाले लड़के अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों को बहन नहीं, महबूबा समझते हैं। आपको शायद मालूम नहीं प्रेसिडेंट साहब कि मेरे बाप ने मेरे लिए सिर्फ एक ही बहन पैदा की थी। वह शादी करके अपनी ससुराल चली गई। उसके सिवा दुनिया की हर लड़की से मेरा एक ही रिश्ता है। ठीक है, तुम कोई भी रिश्ता किसी के साथ भी मन ही मन जोड़ो, दिनेश ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा। लेकिन यह कॉलेज है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वरना? वरना क्या होगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। इस समय तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना उचित समझता हूँ कि कॉलेज की चार दीवारी में किसी तरह की बदतमीजी जायज़ नहीं है। कहता हुआ दिनेश आगे बढ़ गया, क्योंकि पहला पीरियड शुरू होने वाला था। उसके जाते ही विनोद ने सुभाष की तरफ उत्तेजित निगाहों से देखते हुए कहा। ये साला दिनेश अपने आप को समझता क्या है? चूल्हे में जाने दो यार इसको। अब ये तो बताओ कि अगला प्रोग्राम क्या है? सुभाष ने कहा। पहले तो रेस्टोरेंट चलते हैं, वहां बैठकर कुछ सोचा जाएगा। और क्लास? क्लास को मारो गोली। तो फिर चलो। रेस्टोरेंट में पहुंचकर दोनों एक केबिन में बैठ गए। जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर विनोद ने सुभाष की तरफ बढ़ाई। मुस्कुराकर सिगरेट थामते हुए सुभाष ने कहा। विनोद भाई, तुम मुझे इतना खिलाते पिलाते हो, इसका बदला तो मैं कैसे दूंगा? मेरी जान, दोस्ती में बदले की बात नहीं जाती, साथ देने की बात की जाती है। तुम मेरा साथ देते रहो, यही काफी है, विनोद बोला। साथ तो मैं तुम्हारा हमेशा देता हूँ। तुमने उस दिन पंचम को पिटवाने के लिए कहा था, सो मैंने उसको बीच चौराहे पर पिटाई की। बोलो, की थी या नहीं? की थी, जरूर की थी। लेकिन इस बार मामला पिटाई का नहीं है। तो फिर किसका है? बहुत खतरनाक काम है। बताओ भी तो सही कि कौन सा ऐसा खतरनाक काम है जिसे सुभाष नहीं कर सकता। छाती पर हाथ मारकर सुभाष ने कहा। बताता हूँ, बताता हूँ। पहले चाय का तो ऑर्डर दे दूं। केबिन का दरवाजा खोलकर विनोद ने बैरे को बुलाकर चाय लाने को कहा। कुछ देर बाद आकर बैरा चाय रख गया। विनोद ने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और चाय का एक घूंट चढ़ाते हुए सुभाष की तरफ बड़ी रहस्यमय दृष्टि से देखा। क्या देख रहे हो गुरु? सुभाष ने पूछा। तुम्हारी आंखों में। क्यों? मैं तुम्हारी आंखों में वफादार मित्र का भाव ढूंढ रहा हूँ। मिला? कुछ कुछ, विनोद ने सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए कहा। कुछ कुछ ही क्यों? ध्यान से देखो। दोस्ती के मामले में अपन पूरी तरह खरे हैं, गर्वपूर्ण स्वर में सुभाष ने कहा। लेकिन गुरु,
तुमने अभी तक बताया नहीं कि किस मामले में मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। रजनी के मामले में। बस, सुभाष ने ठसका लगाते हुए कहा। इतना छोटा सा काम पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि रजनी का बाप रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है। होने दो, ऐसे न जाने कितने फॉरेस्ट ऑफिसरों से अपना पाला पड़ चुका है, कहकर सुभाष ने अपनी जेब से छुरा निकालकर विनोद को दिखाते हुए कहा। यह देखो, इसके बल पर इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। लेकिन प्यारे, ये लड़की का मामला है, जरा सोच समझ के। तुम फिक्र न करो, सुभाष ने बड़ी निश्चिंतता के साथ कहा। अध्याय 3। पीरियड चल रहा था। प्रोफेसर शर्मा की आवाज सारे कमरे में गूंज रही थी। इंसान की जिंदगी का लगभग चौथाई हिस्सा नींद में बीत जाता है। आधा हिस्सा ख्यालों में ही बीतता है। बाकी बचता है चौथाई हिस्सा, सो उसका भी थोड़ा बहुत भाग मनुष्य क्रियाशील होकर गुजारता है। जिस मनुष्य में क्रियाशीलता ज्यादा होती है, वह उतना ही सफल जिंदगी का मालिक होता है। सर, अचानक बीच में ही टोक कर पूछा देवेंद्र ने। कुछ पूछना है? जी, पूछो, प्रोफेसर शर्मा ने कहा। अभी आपने बताया था सर कि जिस मनुष्य में क्रियाशीलता ज्यादा होती है वह जीवन में सफल रहता है। एक मजदूर जो सवेरे से शाम तक सड़क पर पत्थर कूटता है, भारी भारी बोगियां ढोता है, वह भी तो क्रियाशील है। लेकिन क्या आप उसके जीवन को सफल जीवन कहेंगे? क्रियाशीलता और सफलता के बीच में एक चीज और होनी अति आवश्यक है, वह है बुद्धि। किसी भी कार्य को करने का सलीका, इसके बगैर क्रियाशीलता का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? जी, देवेंद्र ने बैठते हुए कहा। अचानक उसकी दृष्टि अगली पंक्ति में 2-3 सीटें हटकर बैठी हुई रजनी से मिली। रजनी की आंखों में न जाने क्या छुपा था, एक अजीब सा भाव। लेकिन यह सब केवल किताबी बातें हैं। ये भाव जो इस समय रजनी की आंखों में उभर रहा है, ये सिर्फ एक बगैर आवाज और अंजाम का सिलसिला है। इसका यथार्थ में कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ एक सपना है। यह एक बुनियाद सा सपना। तभी क्लासरूम में कॉलेज का चपरासी प्रविष्ट हुआ। उसके हाथ में विद्यार्थियों के लिए सूचना पत्र था। प्रोफेसर शर्मा ने चपरासी के हाथ से सूचना पत्र लेकर पढ़ना आरंभ किया। सभी छात्रों एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी कॉलेज का सालाना जलसा होगा। जो छात्र और छात्राएं इसमें अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहें, वह कॉलेज प्रेसिडेंट के पास अपना नाम छोड़ दें। चपरासी सूचना पत्र लेकर अगली क्लास के लिए चला गया। सारी क्लास में अचानक एक हलचल सी दौड़ गई थी। सभी की निगाहें उत्सुकतावश रजनी की तरफ उठ गई थीं, क्योंकि पिछले साल के जलसे में उसने अपना नृत्य प्रस्तुत किया था। सभी को आशा थी कि इस बार भी वह अपना यह कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। इस बीच घंटा बजा। प्रोफेसर शर्मा आज के विषय को कल के लिए छोड़कर क्लासरूम से बाहर चले गए। अगला पीरियड खाली था, इसलिए सब विद्यार्थीगण भी क्लास से बाहर निकल आए। लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए सुधा ने रजनी से पूछा, इस बार भी बिजली गिराओगी ना? क्या मतलब? हाय हाय, बड़े भूली हो। भूल गई कि पिछले साल का जलसा तुम्ही ने लूटा था। लेकिन इस बार मैं नृत्य नहीं करूंगी। क्यों? बस यूं ही। फिर भी कोई बात तो होगी। सिवा आवाज कसने के और जलसे में होगा भी क्या? देखा नहीं तुमने क्या? सुधा ने पूछा। लड़के किस तरह बुरी तरह मुझे घूर घूर कर देखते हैं, शोखी भरी आवाज में रजनी बोली। तो इसमें लड़कों का क्या कसूर? फिर किसका है? तुम्हारे इस रूप का। चल हट, शर्माते हुए रजनी ने कहा। तुझे हर समय ऐसी ही बातें आती हैं। मैं कोई गलत थोड़े ही कह रही हूँ। अब तुम ही सोचो कि लड़के मुझे क्यों नहीं घूरते, सिर्फ तुम्ही को क्यों घूरते हैं? इसलिए कि अपने पास तुम्हारे जैसा कातिल चेहरा नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को। एक सवाल पूछूं? पूछो। आजकल तुम कुछ उदास उदास सी क्यों दिखाई पड़ने लगी हो? कहाँ उदास हूँ, ठीक तो हूँ बिल्कुल। सही। लाइब्रेरी में घुसते हुए सुधा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ पिछले साल से हूँ। बीए प्रीवियस में तुम कुछ और नज़र आती थीं, और अब फाइनल में कुछ और ही नंबर आने लगी हो।
क्या नज़र आने लगा है तुम्हें? लाइब्रेरी के कोने में जहाँ कई सीटें खाली पड़ी थीं, बैठकर रजनी ने पूछा। उजड़ी उजड़ी सी, ख्यालों में खोई खोई, जहाँ तक मेरा अंदाजा है इस बार रूप की हार हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम किसी को दिल दे बैठी हो। सुधा ने रजनी के गालों की चुटकी काटते हुए कहा। व्हाट नॉनसेंस! सिटपिटाती हुई रजनी बोली। मैं किसी और को दिल दे दूं? क्यों, क्या यह आश्चर्य की बात है? 16 आने, मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि यूं ही किसी लड़के से प्रेम करने लगूं। मत स्वीकारो मेरी रानी, लेकिन मैं जानती हूँ। क्या? यही कि तुम किसी की चाहत में गिरफ्तार हो चुकी हो। आज नहीं तो कल तुम यह बात मानोगी। इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो चुका है। तुम्हारे सपनों में खोई हुई कजरारी आंखों की तरफ देखकर साफ साफ पता चलता है कि इन आंखों में कोई बस गया है। अच्छा, अब बकवास बंद करो और मैगजीन रख देखो। बनावटी क्रोध के साथ रजनी ने कहा, और वह अपने सामने मेज पर रखी हुई लाइफ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। हार कर सुधा ने भी एक अंग्रेजी पत्रिका की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। मिस रजनी! रजनी ने चौंक कर देखा। उसके सामने दिनेश खड़ा था, कॉलेज प्रेसिडेंट। कहिए, पूछा रजनी ने, आप जलसे के लिए अपना नाम नहीं देंगी? नहीं। क्यों? आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ इस बार। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आप तो एक कुशल आर्टिस्ट हैं। 2-1 दिन के रिहर्सल में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा कार्यक्रम इतना आवश्यक है क्या? आवश्यक नहीं है तो महत्वपूर्ण है ही, दिनेश ने भीनी भीनी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो कैसे? आप तो जानती ही हैं कि कॉलेज में हर साल के जलसों में ज़्यादातर लड़के लड़कियां हल्के फुल्के फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम ही पेश करते हैं। सांस्कृतिक का तो अब वैसे ही समाप्त होती जा रही है। ऐसे में आपका भारतनाट्यम कितना महत्वपूर्ण होगा, आप स्वयं सोच सकती हैं। फिर भी देखिए, मेरी तरफ से या मेरे प्रेसिडेंट होने के नाते ही समझ लीजिए कि यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। कहकर बगैर उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए दिनेश चला गया। अब बोलो रानी, सुधा ने चुटकी ली। अब तो कॉलेज का प्रेसिडेंट भी आपसे विनती कर गया है। अब तो नाचना ही पड़ेगा। इस बार कौन सा नृत्य करोगी? रजनी ने, जो शायद मन ही मन अब इसके लिए तैयार हो चुकी थी, सुधा से पूछा। तू ही बता, कौन सा ठीक रहेगा? राजस्थानी हो जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है, जब तुम लोग सारे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो तो नचाकर ही छोड़ोगे। बगैर नाचे निजात नहीं मिल सकती शायद। हरगिज नहीं मिलेगी। और फिर ये तो तुम्हारी भी खुशी की बात है, सुधा ने कहा था। क्यों? इसमें मेरी क्या खुशी है? वह जिसे तुम दिल दे बैठी हो, वह भी तो तुम्हें नृत्य करते हुए देखेगा। सुधा आंखें मटकाकर बोली। ना जाने क्यों रजनी सुधा की इस बात पर शर्म कर रह गई। अध्याय 4। मूनलाइट बार एंड रेस्टोरेंट के सामने रिक्शा रुका। रिक्शे में से उतरकर विनोद और सुभाष दोनों ने बार के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही दाहिनी तरफ एक स्टूल पर एक रिसेप्शन गर्ल बैठी थी। उसका काम बार में आने वालों का स्वागत करना था। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, खासकर उस वक्त जब कोई नया ग्राहक अंदर प्रवेश कर रहा हो। तब उसकी यह मुस्कान कुछ और ज़्यादा गहरी होती। हर आदमी यही समझने लगता था कि यह सिर्फ मेरे लिए ही मुस्कुरा रही है। और वही गलतफहमी सुभाष को भी हुई। जैसे ही उसने बार में विनोद के पीछे पीछे कदम रखा तो वह चौंक गया। विनोद तो इससे पहले भी कई बार आया था, किंतु सुभाष के लिए यह प्रथम अवसर था। उसके कदम ठिठक गए। एक भरपूर मुस्कुराहट वाला चेहरा उसके आसपास बिखरता चला गया। क्या वह मुझसे प्रेम करने लगी है? मन ही मन सोचता हुआ सुभाष ने संदेह करने लगी है। तभी तो इस तरह आंखों में आंखें डालकर कितने अपनेपन से मुस्कुरा रही है, ये सोचने लगा। रुक क्यों गए? सहसा विनोद ने पीछे मुड़कर कहा। फिर अचानक सारी स्थिति समझकर वह हंसते हुए बोला, ये सब नाटक है गुरु, आओ अंदर मेरे साथ। सुभाष भौचक्का सा उसके पीछे चलने लगा। केबिन नंबर 7 में जाकर वह दोनों बैठ गए। केबिन का पर्दा गिराते हुए विनोद ने बताया, यह मेरा परमानेंट केबिन है। मैं जब भी पीने के मूड में होता हूँ तो इसी होटल में आता हूँ, और इस होटल का भी केवल यही केबिन मुझे पसंद है।
अच्छा एक बात बताओ। क्या? सुभाष ने पूछा। इससे पहले तुमने कहाँ कहाँ शराब पी है? मैंने कभी शराब पी ही नहीं आज तक। क्या? हाँ यकीन करो, यह मेरा पहला मौका है। बस एक बार बचपन में पिताजी ने सर्दी लग जाने पर 3x रम की 2 चम्मच पिला दी थी, मगर वो तो दवाई के तौर पर ही थी। बड़ा आश्चर्य हो रहा है यह सुनकर कि तुम जैसे मॉडर्न आदमी से अब तक शराब जैसी खूबसूरत चीज दूर ही रही। क्या करूं दोस्त, इन सब के लिए पैसा चाहिए। ओ डोंट वरी, अब तुमसे मेरे टर्म्स हो गए हैं। पैसे की कमी को भूल जाओ, बड़े रईसाना अंदाज में विनोद ने कहा, और केबिन का पर्दा सरकाकर सर्विस बॉय को बुलाकर पूछा, क्या है? दिल बहार, ऑरेंज। एक अद्धा ऑरेंज का और 2 हाफ प्लेट नमकीन सेब। थोड़ी देर में सर्विस बॉय उनकी मेज पर अद्धे की बोतल, सोडा, ग्लास और नमकीन की प्लेट रख गया। विनोद ने थोड़ी सी शराब दोनों ग्लासों में डालकर सोडा ग्लास और सुभाष की तरफ बढ़ाकर कहा, लो मेरी जान, टकराओ ग्लास और पियो। लेकिन किसके नाम पर? हंसते हुए सुभाष ने पूछा और ग्लास हाथों में थाम लिया। रजनी की काफिर जवानी के नाम पर। गिलास टकराए और शराब दोनों की हलक के नीचे उतर गई। विनोद ने नमकीन की प्लेट में से थोड़ा सा नमकीन अपने मुंह में डाला और सिगरेट सुलगाकर पूछा, कुछ चढ़ा? कुछ कुछ लग रहा है। क्या? कि खैर, वे सवाल मत पूछो। क्यों? क्योंकि अपनी बेखुदी को स्वीकारना नहीं चाहिए। सुभाष की आवाज़ कुछ बोझिल हो रही थी। ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरा बाप अक्सर मेरी माँ से यही कहा करता था। क्या वो शराब पीते थे? हाँ, बेइंतहा पीते थे। और नशे में धुत होकर जब आधी रात को घर का दरवाज़ा जोर जोर से पीटते थे तो माँ सहमती हुई दरवाज़ा खोलती थी। पिताजी की डगमगाहट जब बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती तो मेरी माँ उनकी तरफ सहारे के लिए हाथ बढ़ाती थी, लेकिन पिताजी हाथ झटक कर कहते थे, दूर हट हरामजादी कहीं की, तू समझती है कि मैं नशे में हूँ? इसी तरह रोज रोज होता था। सुभाष के स्वर की बोझलता अब शायद पहले से भी ज्यादा हो गई। तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? हाँ, मुद्दतें हो गईं उन्हें मरे हुए, लेकिन उनकी एक बात मुझे अभी तक याद है। कौन सी बात? उन्होंने मरते वक्त मुझसे यह वादा लिया था कि मैं एक अच्छा आदमी बनकर दिखाऊं। अच्छा आदमी? ठाका लगाते हुए विनोद बोला, लो एक पैग और पियो और भूल जाओ अपने पिताजी के उस वादे को और इस दुनिया को। हाँ, आज मैं भूलना चाहता हूँ, सब कुछ भूलना चाहता हूँ। अपने बाप को, अपनी माँ को, जो घर में बैठी हुई इस वक्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी, यह सोचकर कि इसका बेटा कहीं बैठा पढ़ रहा होगा। यकीन करो, आज ना जाने क्यों मन कहता है कि हर चीज़, हर ख्याल अपनी मैकशी में छुपा लूं। अपना भविष्य, अपनी जिंदगी, सब कुछ, हमेशा के लिए। और सुभाष ने बाकी की शराब भी अपने गले के नीचे उतार ली। शराब की प्रतिक्रिया से वह ताजा हो गया। उसको उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह डूबता गया, टूटता गया, गिरता गया, पतन की एक नई खाई में। अध्याय 5। कॉलेज हॉल में आज पांव रखने के लिए जगह ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। जो लड़के साल में कुल मिलाकर 20-25 दिन ही कॉलेज में आते हैं, आज वह भी आए थे। लेकिन उनका मकसद जलसा देखने से नहीं था, वह तो सिर्फ लड़कियों को घूरने आए थे। आज की इस भीड़भाड़ में लड़कियों के साथ धक्का मुक्की, उनके अंगों का स्पर्श, इन सब के लिए अच्छा मौका था। अभी अभी कुछ देर पहले दिल्ली से बुलवाए गए एक गायक कलाकार ने अपना कार्यक्रम पेश किया था और बारी थी रजनी की। माइक पर जैसे ही इसकी घोषणा हुई, सबकी आंखें बेकरारी के साथ पर्दे पर स्थिर हो गईं। इंतजार का एक एक पल भारी हो उठा। एक सुखद कल्पना, कॉलेज क्वीन रजनी के थिरकते हुए बदन, टूटते हुए अंग अंग का साक्षात्कार। अचानक पर्दा उठा। साजिंदों ने एक राजस्थानी लोक धुन बजानी शुरू कर दी। धुंधले धुंधले बदलते हुए नीले, लाल व हरे बिजली के बल्बों की रोशनी में अचानक स्टेज के बाईं ओर से प्रकट हुई रजनी।
राजस्थानी पोशाक में से उभरता हुआ उसका पुरनूर हुस्न सारे दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाता चला गया। नृत्य प्रारंभ हुआ। अंगों की थिरकन अपने शबाब से गुजरने लगी। दर्शकों में एक तरफ देवेंद्र भी बैठा हुआ था। मन ही मन वह भी रजनी के नृत्य की तारीफ कर रहा था, लेकिन कोई अश्लील ख्याल औरों की तरह उसके मस्तिष्क में नहीं उभरा। क्लास में रजनी उसके लिए सिर्फ क्लास फेलो थी और वहां जलसे में सिर्फ एक कलाकार। इससे ज्यादा सोचना वह अपना समय बर्बाद करने समान समझता था। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्योंकि नृत्य देवेंद्र को भी पसंद आया था, इसलिए यंत्रवत उसके हाथ भी तालियों के लिए उठ गए। इसके बाद दो चार कार्यक्रम और दिखाए गए। जलसा समाप्त होने के बाद पैदल ही वह अपने घर की ओर चल पड़ा, जो कॉलेज से 3 मील दूर था। उसके अगल बगल से गुजरते हुए कारों, स्कूटरों, रिक्शा व बाइसाइकिलों पर सब लोग जा रहे थे। पैदल तो ज़्यादातर कहीं वही थे जिनका निवास कॉलेज के ही नज़दीक था। लगभग 2-3 फर्लांग चलने के बाद ही भीड़ हल्की हो गई। अब सड़क पर देवेंद्र अकेला रह गया था। इस समय रात्रि के लगभग 10:30 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन देवेंद्र के बदन पर पैंट और कमीज के सिवा केवल एक स्वेटर ही था। शाम को जलसे के लिए आते वक्त देवेंद्र को यह अंदाज़ा नहीं था कि लौटने के समय इतनी सर्दी पड़ रही होगी। अगर यह ज्ञात होता तो वह भी कर भी क्या सकता था। उसके पास पूरी बाह का कोई अन्य स्वेटर या कोट था भी कहाँ। सिर्फ 2 कमीज़ों और 2 पैंटों में ही उसका कॉलेज का दौरा पूरा होता था। निर्धनता ने उसके सारे जीवन को कैद कर रखा था, शायद इसलिए कि उसके माता पिता बचपन में ही उसे अकेला छोड़कर इस संसार से कूच कर गए थे। इतना विराट संसार और वह बिल्कुल अकेला। वह केवल उसे ही मालूम था कि अब तक की जिंदगी किन किन अभावों में उसने गुजारी थी। गांव के खेलियानों में मजदूरी करके भी इंटर में जब उसने अपनी तहसील के अन्य सभी विद्यार्थियों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे तो सब चौंके थे। उसकी मेहनत, लगन और प्रतिभा को सभी ने दाद दी थी। इंटर के बाद देवेंद्र ने सोचा था कि वह कहीं नौकरी करके अपना जीवन यापन करेगा, लेकिन उसके गांव के प्रधान ठाकुर विक्रम सिंह ने उसे और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। किंतु देवेंद्र के आगे प्रश्न था पैसे का। सो उसके लिए प्रधान साहब ने कहा, कुछ रुपए तुम्हें वजीफे के मिल जाएंगे और कुछ हम मदद कर दिया करेंगे, इसी से काम चल जाएगा। प्रधान साहब के आश्वासन पर देवेंद्र शहर चला आया था, क्योंकि तहसील का कॉलेज केवल इंटर तक ही था। 15 रुपए महीने किराए का एक छोटा सा कमरा उसे कॉलेज से 3 मील दूर एक मोहल्ले गांधीनगर में मिला था। छोटा सा कमरा और छोटी सी जिंदगी के दामन में कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। शहर की धूल और बदबूदार माहौल में उसने 1.5 साल गुजारा था, लेकिन जैसे 1.5 सदियां। हर ओर नाटकीयता, बनावट और झूठ का लवादा ओढ़े हुए ये लोग, जिन्हें हम सभ्य कहते हैं, आधुनिक कहते हैं, उसके चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ए मिस्टर, अचानक देवेंद्र की विचारधारा टूट गई। उसके आगे पुलिस का एक सिपाही खड़ा था। सवाली आंखों से सिपाही की तरफ देखते हुए देवेंद्र ने पूछा, कहिए, कहाँ से आ रहे हो? सिपाही की आवाज में संदेह का पुट झलक रहा था। कॉलेज से। इतनी रात को? जी हाँ, सालाना जलसा था। तुम्हारा घर कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर? वो तो अभी काफी दूर है। रिक्शा क्यों नहीं किया? क्योंकि पैसे नहीं थे। सिपाही कुछ ठिठका। एक बार सर से लेकर पांव तक उसने देवेंद्र को घूरा और पूछा, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ है। क्या? यह देखिए, कहकर उसने अपनी जेब से कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड निकालकर दिखाया। कार्ड देखने के बाद सिपाही ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन इस तरह रात में घूमना फिरना ठीक नहीं होता। क्यों? पुलिस धर लेगी। 109 में, समझे? जी समझ गया। सो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बनावटी स्वर से देवेंद्र ने कहा। हालांकि भीतर ही भीतर वह खिन्न हो चुका था इस पूछताछ से। फिर भी उसकी आत्मा किसी हद तक इस बात को भी स्वीकार रही थी कि यह पूछताछ जायज है।
हो सकता है सचमुच ही सड़क पर कोई आवारा आदमी फिर रहा हो। तब सर्दी में ठिठुरता हुआ देवेंद्र 11:45 के लगभग जब घर पहुंचा तो सबसे पहली बात उसके मस्तिष्क में यह आई कि चाय पीनी चाहिए। भीतर का दरवाज़ा खोलकर वह आंगन में नल से चाय के लिए भगोने में पानी लेने गया तो उसने देखा कि मकान मालकिन ऊपर दराजे पर खड़ी है। जैसे ही उसकी दृष्टि मकान मालिकिन से मिली तो उसने पाया कि मकान मालकिन हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रही हैं। ना जाने क्यों जब भी देवेंद्र की दृष्टि मकान मालकिन पर पड़ती तो वह यही पाता था कि वह मुस्कुरा रही हैं। ना जाने क्यों आज बड़ी देर कर दी। हाँ, आज कॉलेज में जलसा था। जलसे में क्या क्या हुआ? नाटक, नृत्य, कविता पाठ। कहता हुआ देवेंद्र कमरे में आ गया। स्टोव जलाकर भगोना उसके ऊपर रखते हुए उसने सोचा, यह मकान मालकिन भी बड़ी अजीब किस्म की औरत है। हर समय बस मुस्कुराती रहती है। देखती हैं तो ऐसा लगता है कि नज़र ही नज़र में सामने वाले को पी जाएंगी। क्या यह कभी दुखी नहीं होती? क्या कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आते? इसके विपरीत इसका पति, जो टीवी का मरीज है, वह देखने में कितना गंभीर और उदास लगता है। पति और पत्नी की प्रकृति में कितना अंतर है। चाय का पानी उबल गया था। चीनी, चाय की पत्ती व दूध डालकर थोड़ी देर और भगोने को स्टोव पर रखने के बाद भगोना उतारकर देवेंद्र ने स्टोव बुझा दिया। चाय पीने के बाद अपने सर्द बदन में उसने कुछ गर्मी आती हुई महसूस की। कुछ देर पढ़ने के बाद ही उसने किताब बंद कर दी थी क्योंकि रात काफ़ी बीत चुकी थी और सवेरे जल्दी उठना था। किताब तकिए के नीचे रखकर उसने बत्ती बुझा दी और चारपाई पर लेटकर अपने आप को निद्रा देवी के पहलू में छोड़ दिया। अध्याय 6। कसमसाते हुए रजनी ने करवट बदली और अधमुधी आंखों से नौकरानी की तरफ देखकर पूछा, क्या है? बैठिए बहन जी, सवेरा हो गया है, नौकरानी ने कहा। हाँ, शायद नींद का असर अभी रजनी पर बाकी था। 7 बज रहे हैं, उठिए और बेड टी पी लीजिए। ठीक है, टेबल पर रख दो। नौकरानी टेबल पर चाय का प्याला रखकर चली गई। उसके जाते ही रजनी ने अपने शरीर पर से रजाई उठाई। रेशमी गाउन अस्त व्यस्त हो रहा था। रात नृत्य करने के कारण शरीर का अंग अंग अभी तक टूटा हुआ सा लग रहा था। रात वह काफ़ी थक गई थी। दर्शकों की वाही वाही के दरमियान बेहद थकी हुई जब वह कॉलेज से कल रात को घर लौटी थी तो घर के सब लोग सो चुके थे। जल्दी जल्दी में साड़ी व ब्लाउज उतारकर गाउन पहनकर वह सो गई थी। चाय पीकर प्याला उसने वापस मेज पर रख दिया। 2 बार पलंग पर लेटते हुए उसने कल रात के सारे दृश्यों को अपने मन में दोहराया। लोगों की तारीफ भरी निगाहें, लेकिन इनके बीच उसकी निगाहें कहाँ थीं? ना जाने कहाँ बैठा था वह, दिखाई ही नहीं पड़ा। उसका मेरा नृत्य कैसा लगा होगा? बस एक बार, सिर्फ एक बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनने को मन चाहता है। वह जो किसी से बात नहीं करता, क्लास में गुमसुम बैठा रहता है, पत्थर के किसी बुत की तरह खामोश। देवेंद्र, सिर्फ एक बार उसी के मुंह से अपने बारे में 2 शब्द। लेकिन क्यों? सोचा रजनी ने, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? सबने ही तारीफ की थी कल, तो फिर एक उसकी ही तारीफ से क्या मिलेगा? ऐसा क्या है उसमें जो और किसी में नहीं है? क्यों बार बार उसी की याद आती है? कहीं कहीं सुधा कल ठीक ही तो नहीं कह रही थी कि मुझे किसी से प्यार हो गया है? अरे, तुम अभी तक सो रही हो? अचानक सुधा कमरे में प्रवेश करते हुए बोली। सो कहाँ रही हूँ? पलंग पर तो लेटी हो, इससे क्या होता है? मैं तो सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कल के प्रोग्राम के बारे में। सोचना क्या है रानी, हमसे पूछो। सुधा ने उसके सिरहाने बैठते हुए कहा। क्या पूछूं? यही कि कल रात तुमने कितनों को कत्ल किया और कितना को घायल किया अपनी अदाओं से। मुझे इससे क्या मतलब? मैं तो सिंपली डांस कर रही थी। लेकिन इस सिंपली में ही तो आजकल सब घट जाता है। घटने दो, मुझे क्या। हाय, कितनी बेरहम हो। कहती हो मुझे क्या? कहते हुए सुधा रजनी के शरीर से लिपट गई और बोली, मुझे लगता है कि एक दिन तुम कॉलेज में चक्कू चलवाओगी। चल हट, बदतमीज कहीं की। सवेरे ही सवेरे आ गई छींटा कशी करने। खींचते हुए रजनी ने कहा,
क्या करती, कॉलेज आज बंद है। घर पर बोर होने की वजह से तुम्हारे पास चली आई। एक बात कहूँ क्या? वह आया था। कौन? वही। अरे वही कौन? वही तेरे सपनों का राजकुमार नहीं है? सुधा ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरे सपनों का कोई राजकुमार नहीं है, रजनी ने नाटकीय रूखेपन के साथ कहा। हालांकि मन ही मन में सुधा के इस प्रश्न से कुछ मधुर मधुर सा एहसास होने लगा था। कब तक झूठ बोलोगी बन्नो? एक ना एक दिन तो पता चल जाएगा सबको। मैंने कहा ना, कोई है ही नहीं तो पता क्या खाक चलेगा। इधर मेरी तरफ देखो। क्या है? ऐसे नहीं, रजनी का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए सुधा ने कहा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि यह बात गलत है। रजनी चुप रही। बोलो ना। रजनी अब भी चुप रही। देख रजनी, तुझे मेरी कसम, मैं तेरी सहेली हूँ। सहेली से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अपना चेहरा रजनी के बहुत करीब ले जाकर सुधा ने कहा। इस बार रजनी की खामोशी का बांध टूट गया। एकाएक शर्माकर उसने अपना चेहरा सुधा के सीने में छिपा लिया। सुधा को जैसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। धीरे से उसने पूछा, कौन है वह? देवेंद्र, शर्माते हुए रजनी ने बताया। क्या? आश्चर्य से सुधा की आंखें फैल गईं। अपनी क्लास वाला देवेंद्र? हाँ। उसे पता है? किसको? उसी को। रजनी समझ गई कि सुधा किसके विषय में पूछ रही है। कांपते हुए स्वर में वह बोली, नहीं। तो फिर उससे कहे ना। क्या? यही कि तुम उससे प्रेम करती हो। कैसे कहूँ? क्यों, क्या शर्म आती है? रजनी ने लजाते हुए स्वीकृति में सर हिलाया। तो फिर कागज पर लिखकर ही दे दो। प्रेम पत्र? हाँ। ना बाबा ना, वह क्या सोचेगा। यही कि वह बड़ा खुशनसीब है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सुधा ने कहा। क्या? देवेंद्र में तुझे ऐसा क्या दिखाई दिया जो तू उस पर फिदा हो गई? रजनी सोच में पड़ गई। क्या जवाब दे इस प्रश्न का? प्रेम होने का क्या कोई आधार होता है? प्रेम बस हो जाता है। ना जाने कब, ना जाने क्यों। मन के रिश्ते बांधे नहीं जाते, वे खुद बन जाते हैं। ना उसके बाद कुछ होता है, ना उससे पहले। केवल एक अनुभूति होती है, मधुर मधुर सी। प्रेम का संसार इस यथार्थ के संसार से बिल्कुल विपरीत होता है। क्या सोचने लगी पगली? सुधा ने उसे झिंझोड़कर धीरे से पूछा। कुछ नहीं। तो फिर क्या करेगी अब? कुछ नहीं। लेकिन इस कुछ नहीं से क्या होगा? कुछ करने से भी क्या होगा? शायद कुछ हो ही जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा। निराश आवाज में रजनी ने कहा। देवेंद्र को तो तुम जानती ही हो कि कितना रूखे किस्म का है। क्लास में वह बहुत कम बोलता है। आज तक मैंने उसे किसी लड़के या लड़की से बात करते नहीं देखा। तब ऐसी स्थिति में तुम ही सोचो कि कुछ कहने से क्या लाभ होगा। प्रेम ने तुझे निष्क्रिय बना दिया है, सुधा ने व्यंग्य किया। शायद तुम्हें एक बात मालूम नहीं। क्या? प्रेम को जितना अपने मन में ही जब्त करके रखा जाए, वह उतना ही महान होता है। तूने एक उर्दू शेर नहीं सुना? इश्क होता है जब भी एक तरफा, उसकी अजमत दराज होती है। आशिकों सिर्फ तब तलक है जहां, जब तलक बेनिताज होती है। तू क्या फिलॉसफी की बातें लेकर बैठ गई? सुधा ने चिढ़ते हुए कहा। तेरे किए तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही शायद कुछ करना पड़ेगा। मैं खुद ही उससे बात करूंगी। ना ना, भूल कर भी ऐसा मत करना, घबराकर रजनी बोली। क्यों ना करूं? मेरी सबसे प्यारी सहेली किसी की आग में तड़पती रहे, मैं यह कैसे सहन कर सकती हूँ? लेकिन रजनी ने कुछ कहना चाहा, किंतु सुधा ने बात काट कर बोली। लेकिन वेकिन क्या लगा रखी है तेरे ओठों पर? ये दुनिया है, यहाँ जो कुछ भी होता है करने से होता है, अपने आप कुछ नहीं होता। जिसे तू प्यार करती है, कम से कम एक बार उसे यह पता तो चलना चाहिए। फिर भले ही वह इनकार कर दे, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। तू फिक्र मत कर रजनी, मैं सब संभाल लूंगी। कहती हुई रजनी के उपोलों पर प्यार के थपथपाते हुए सुधा उठ खड़ी हुई और बोली। अच्छा तो मेरी बन्नो, अब कल कॉलेज में मुलाकात होगी। सुधा चली गई। रजनी के सीने में जाने कैसा तूफान उमड़ रहा था। खामोश निगाहों से वह बड़ी देर तक शून्य की तरफ ताकती रही। अध्याय 7। प्रेयर के बाद जैसे ही देवेंद्र कॉलेज गार्डन की तरफ जाने के लिए हॉल से निकला,
उसे अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। सुनिए। उसने ठिठक कर देखा। सुधा थी। इससे पहले उसने क्लास फेलो होते हुए भी कभी सुधा से बात नहीं की थी। उसे केवल इतना मालूम था कि यह सांवले रंग की लड़की उसकी क्लास फेलो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहिए। आप इस वक्त बिजी तो नहीं? सुधा ने पूछा। नहीं, पीरियड खाली है ना, इसलिए बिजी होने का सवाल ही कहाँ उठता है। मुझे आपसे कुछ कहना है। किस विषय में? यह बात आपको यहाँ भीड़भाड़ में नहीं बताई जा सकती। अगर आप कहीं और। कहाँ? लकी रेस्टोरेंट तक आने में आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? इसमें एतराज़ की क्या बात है? लेकिन अभी तो पीरियड बाकी हैं। कोई बात नहीं, आप शाम को 5 बजे तक वहाँ पहुँच सकते हैं। उस वक्त तक तो कॉलेज भी छूट जाएगा। ठीक है, आ जाऊंगा, देवेंद्र ने कहा। कोई ज़रूरी काम है क्या? ज़रूरी है तभी तो आपको तकलीफ़ दे रही हूँ। तो आप आएंगे ना? ज़रूर आऊँगा। देखिए भूलिएगा मत, कहकर सुधा कॉमन रूम की तरफ बढ़ गई। देवेंद्र वहीं खड़ा खड़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा। क्या बात हो सकती है? उसे इस समय बड़ी अजीब सी अनुभूति हो रही थी। मन में उठते हुए प्रश्नों को दबाकर वह गार्डन की ओर चलता हुआ भी सुधा के बारे में ही सोचता रहा। ना जाने किस विषय पर बात करने के लिए इसने कॉलेज से दूर लकी रेस्टोरेंट में बुलाया है। पढ़ाई से संबंध कोई बात होती तो अवश्य ही वह निसंकोच यहाँ बता देती। शायद कोई घरेलू बात है या शायद कोई और बात ही होगी। लेकिन क्या? देवेंद्र के मन में सदा से एक विचार पनप रहा था कि वह हीन है, इतना हीन कि किसी और के किसी भी काम आने लायक वह नहीं है। हीन भावनाओं में इस तरह जकड़े हुए एक ऐसे आदमी से जो बुरी तरह अपनी निर्धनताओं और अभागे की जिंदगी में गिरफ्तार है, सुधा क्या चाहती है? सारा दिन इसी कश्मकश में बीता। शाम को 4:30 बजे कॉलेज छूटने के बाद वह लकी रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। इससे पहले देवेंद्र को कभी भी इस रेस्टोरेंट में आने का अवसर नहीं मिला था। बस आते जाते हुए बाहर से ही भीतर की एक झलक भर देखी थी कई बार। लेकिन हर बार अंदर की चमक दमक और मेज कुर्सियों पर बैठे हुए संपन्न घरानों के लोगों का जमघट देखकर उसने हमेशा यही सोचा था कि यह माहौल मेरी हैसियत से मेल नहीं खाता। विचारों में मग्न जब वह लक्की रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने पाया कि सुधा वहां पहले से ही खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। कितनी देर से खड़ी हैं आप? उसने पूछा। बस अभी अभी आई थी। मैं पैदल चल कर आया हूँ, इसलिए ज़रा देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए अंदर चलकर बैठें। अंदर? हाँ। क्या रेस्टोरेंट में जाना आप पसंद नहीं करते? सुधा ने पूछा। जवाब में देवेंद्र हंसते हुए बोला, पसंद करना कम से कम मेरे लिए मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब क्यों नहीं है? रेस्टोरेंट में जाने का मतलब है कम से कम एक कप चाय। चाय का एक कप 25 पैसों का आता है। इतने ही पैसों का अगर आटा लिया जाए तो एक आदमी को एक टाइम की रोटी बन सकती है। देवेंद्र के स्वर में एक प्रकार की तलखिदल झांक रही थी। कुछ देर के लिए सुधा ने अपनी दृष्टि देवेंद्र के चेहरे पर जमा दी, लेकिन वहां उसने कुछ नहीं पाया। वही तलखिबत जो उसके स्वर में थी अब उसके चेहरे पर भी सुधा को दिखाई दी। उसकी समझ में ना आया कि आगे क्या कहे। फिर भी कुछ ना कुछ तो कहना ही था, इसलिए वह बोली, खैर आप इस विषय में जिस दृष्टिकोण से भी सोचते हो, लेकिन इस समय मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चाय पीने का आग्रह नहीं ठुकराएंगे। आग्रह तो मैंने पहले भी नहीं ठुकराया था, और फिर आप मेरी सहपाठिनी हैं। आपका आग्रह ठुकराना मुझे शोभा भी तो नहीं देगा। देवेंद्र ने हंसते हुए कहा। यह दोनों रेस्टोरेंट अंदर प्रविष्ट हुए। एक खाली टेबल देखकर देवेंद्र को बैठने के लिए कहकर सुधा उसके सामने खुद भी बैठ गई। वेटर को चाय का ऑर्डर देने के बाद उसने देवेंद्र से पूछा, कुछ खाने की इच्छा तो नहीं है? नहीं, सिर्फ चाय की ही काफ़ी है। वेटर चाय रखकर चला गया। देवेंद्र बड़ी बेताबी के साथ यह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सुधा अपने विषय पर आए, लेकिन सुधा बड़ी खामोशी के साथ चाय सिप कर रही थी। हार कर देवेंद्र ने ही पूछा, आपने बताया नहीं क्या कि आपने मुझे यहाँ क्या कहने के लिए बुलाया था? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या बताऊँ, लेकिन क्या?
समझ में नहीं आता कि बात की शुरुआत कैसे करूं। साथ ही मुझे यह भी डर है कि कहीं आप बुरा ना माने। मैं किसी को किसी भी के साथ बुरा नहीं मानता। आपको जो कुछ पूछना है निसंकोच पूछिए। देवेंद्र ने सुधा को प्रोत्साहन दिया। दरअसल बात यह है कि मेरी एक सहेली, सुधा ने कहना शुरू किया, लेकिन वह ठहर गई क्योंकि उसे लगा कि बात की शुरुआत ठीक प्रकार नहीं हो पाई। अंदाज बदलकर उसने पूछा, एक बात बताइए। पूछिए। संबंधों के बारे में आपके क्या विचार हैं? किस प्रकार के संबंध? शारीरिक या भावनात्मक? भावनात्मक संबंध, सुधा ने कहा। क्या पूछना चाहती हैं इस विषय में आप? यही कि ऐसे संबंधों की बुनियाद क्या है? ऐसे सभी संबंधों की बुनियाद है आत्मा, देवेंद्र ने उत्तर दिया। आत्मा को आप कितनी प्रधानता देते हैं? कितनी प्रधानता? मेरे ख्याल से तो इंसान का सबसे ताकतवर पहलू आत्मा है। तो फिर आप यह भी स्वीकार करते होंगे कि आत्मा का खिंचाव भी इंसान की जिंदगी की सबसे खास घटना है। निसंदेह। लेकिन इससे आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब प्रेम से है। प्रेम को आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? सुधा ने प्रश्न किया। क्योंकि प्रेम मेरे लिए एक काल्पनिक विषय है। प्रैक्टिकल रूप में अभी तक इससे पाला नहीं पड़ा। सुधा इस उत्तर से निराश सी होने लगी। देवेंद्र की शुष्कता से वह घबराने लगी थी। फिर भी उसने पूछा, रजनी को जानते हैं आप? कैसी है वह? अच्छी लड़की है, सुंदर है, और शायद वह किसी अमीर घराने से भी ताल्लुक रखती है। लेकिन रजनी के विषय में आप क्यों पूछ रही हैं? दरअसल बात यह है कि रजनी को एक लड़के से प्रेम हो गया है। सुधा ने अपनी बात कह ही डाली। बड़ी अच्छी बात है, कभी ना कभी तो प्रेम होता ही है। लेकिन एक परेशानी है। क्या? देवेंद्र ने पूछा। यह प्रेम एक तरफा है। तो क्या वह लड़का रजनी से प्रेम नहीं करता? नहीं। क्या उसे यह भी नहीं मालूम कि रजनी उससे प्रेम करती है? नहीं। तब तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए? सुधा ने पूछा। रजनी को उस लड़के से अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए, देवेंद्र ने बताया। लेकिन रजनी को शर्म आती है इसमें। तब उसे यह काम अपनी किसी सहेली के जरिए कराना चाहिए, देवेंद्र ने उत्तर देकर पूछा। लेकिन आप यह सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्या आप मुझे यहाँ बुलाने का मतलब इन्हीं सवालों को पूछना था? हाँ, सुधा ने कहा। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ। कैसे? क्या वह लड़का जिससे रजनी प्रेम करने लगी है मेरा दोस्त है? नहीं। तो फिर वह कौन है? सुनकर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, देवेंद्र ने कहा। वह लड़का आप खुद हैं। क्या? देवेंद्र बुरी तरह चौंका। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुद्दतों से रजनी इस तूफान को अपने सीने में छुपाए हुए जी रही है। देवेंद्र के मन में एहसासों का एक शोर सा उठा, और वह इस शोर में इतना डूब गया कि सब कुछ शून्य नजर आने लगा। अचानक उसे महसूस किया कि उसके अंदर बहुत दिनों से एक खामोशी सोई पड़ी थी। प्रेम की एक लहर उसकी जिंदगी के शांत समुद्र में ना जाने कब से जब्त थी। जिंदगी की कश्मकशों ने कभी उसे इस बात का मौका ही नहीं दिया था कि वह मोहब्बत नाम की किसी चीज के बारे में कभी सोच भी सकता है। लेकिन आज जब उसे पता चला कि एक लड़की उससे प्रेम करती है, तो एकाएक उसका चौंक उठना लाजमी था। क्या सोचने लगे आप? वही जो ऐसे मौके पर कोई सोचता है, देवेंद्र ने धीरे से कहा। क्या मैंने रजनी के प्रेम की बात कर आपके दिल को दुखाया है? सुधा देवी। दिल तो उनका दुखा करता है जिन्होंने सुख की शक्ल देखी हो। मेरी तो सारी जिंदगी ही दुखों की एक कहानी है। फिर मेरा दिल भला क्यों दुखने लगा? लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या यह प्रेम अपनी जगह पर ठीक है? प्रेम का अर्थ केवल प्रेम ही तो नहीं होता। आज का प्रेम पनपकर कल एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। शादी, उस वक्त क्या होगा? आप शायद आर्थिक दृष्टिकोण से बातें कर रहे हैं, सुधा ने कहा। हाँ, लेकिन मैं रजनी को बहुत करीब से जानती हूँ। अगर मौका आया तो वह इस फर्क को मिटाकर भी आपका साथ देने को राजी हो जाएगी। नहीं सुधा देवी, यह सब महज किताबी बातें हैं जो उपन्यासों और फिल्मों तक ही सीमित रहती हैं। यथार्थ में इनका जिंदगी से कोई संबंध नहीं। और फिर चलिए मैं यह मान भी लेता हूँ कि रजनी मेरा साथ देने के लिए ऊंचाई से नीचाई की तरफ आने को तैयार हो जाएगी।
लेकिन शायद मैं नीचाई से ऊंचाई की तरफ नहीं जा सकूंगा, देवेंद्र ने विक्षिप्त स्वर में कहा। तो फिर आप रजनी से कह दीजिए कि इस बात पर जरा गौर से सोचे और फिर मुझसे खुद बात करे, कहकर देवेंद्र कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, काफी देर हो चुकी है, अब चलना चाहिए। चाय के पैसा अदा करने के बाद सुधा देवेंद्र के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। अध्याय 8। आज काफी अरसे के बाद विनोद और सुभाष क्लास में उपस्थित हुए थे। उनकी उपस्थिति सभी के लिए आश्चर्य का विषय थी। वह लड़के जो क्लास को सिर्फ कब्रिस्तान समझते हैं, जो क्लास में सिर्फ उस दिन आते हैं जब उन्हें फतेहा पढ़ना होता है, वही महानुभाव आज मुद्दतों बाद क्लास पर एहसास कर रहे थे। इस एहसास प्रोफेसर शर्मा को भी हुआ। जैसे ही उनकी दृष्टि विनोद और सुभाष पर पड़ी, उन्होंने पूछा, कहिए, आप दोनों ने आज कैसे तकलीफ की? दोनों उठकर खड़े हो गए। आपको शायद नहीं मालूम कि आप लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट हो चुकी हैं। जी, विनोद ने मासूमियत का प्रदर्शन करके कहा। जी हाँ, मेरा ख्याल से जब आप साल के आखिर तक भी लगातार क्लास अटेंड करें तो भी अटेंडेंस पूरी नहीं हो सकती। खैर, आप लोग बैठिए। प्रोफेसर शर्मा ने बैठने के लिए इशारा किया। वह दोनों बैठ गए। अपने बारे में यह बुरी खबर सुनने के बाद भी उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह उन्हें अपनी साल खराब होने का कतई दुख नहीं था। अटेंडेंस लेने के बाद शर्मा जी ने पढ़ाना प्रारंभ किया, लेकिन हमेशा की तरह आज भी दोनों का मन लेक्चर में नहीं लगा। आज साली बड़ी जम रही है, विनोद ने रजनी की तरफ देखकर सुभाष के कान में फुसफुसाते हुए कहा। जमती कब नहीं है, सुभाष ने उत्तर में कहा, लेकिन आज और दिनों से कुछ ज़्यादा ही है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज इसने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। कुछ उदास उदास सी लग रही है। हाय, जालिम जीने नहीं देगी। पीरियड के अंत तक दोनों में इसी प्रकार की बातें होती रहीं। पीरियड समाप्त होने के बाद दोनों क्लास से बाहर आ गए। अचानक कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाते हुए सुभाष को प्रोफेसर शर्मा का ख्याल आया। वह बोला, ध्यान है शर्मा का बच्चा क्या कह रहा था? क्या? विनोद ने पूछा। देखा नहीं कैसे कैसे टॉन्ट कस रहा था? अटेंडेंस के बारे में? हाँ, उस पर भी, और खासकर क्लास में आते ही जो व्यंग्यात्मक दृष्टि हम लोगों पर डाली थी। जी चाहता है आज इस प्रोफेसर की दम ठिकाने लगा दूं, सुभाष ने गुस्से में कहा। तो इसमें सोचने की क्या बात है? गेट से बाहर शाम को घेर लो प्रोफेसर को, विनोद ने राय दी। ठीक है, तुम कॉलेज में रहो, मैं तब तक घर जाकर अपने मोहल्ले के 3-4 लड़कों को बुलाकर लाता हूँ। आज इसकी हड्डी पसली सब बराबर न कर दी तो मेरा नाम सुभाष नहीं। साला हमसे कहता है कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है। ससुरे ने ये नहीं सोचा कि अटेंडेंस शॉर्ट करके यह जाएगा कहाँ। सुभाष गुस्से में भनभनाता हुआ साइकिल उठाकर घर चला गया। विनोद वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए। सुभाष के बगैर क्लास अटेंड करने में उसे अकेलापन महसूस होगा। कुछ देर लाइब्रेरी में कोई फिल्मी मैगजीन पढ़कर और बाकी समय कॉलेज के गेट के सामने के रेस्टोरेंट में काटकर गुजारने का विचार उसके मन में आया। लाइब्रेरी में पहुंचकर फिल्म फेयर के पन्ने पलटते समय उसने देखा कि कोने वाली 2 सीटों पर सुधा और रजनी बैठी हैं। रजनी को देखते ही उसके मन में प्रतिक्रिया सी होने लगी। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। उनके चेहरों पर छाई खामोशी से पता चल रहा था बातचीत का विषय अवश्य ही गंभीर है। रजनी ने और दिनों की तरह आज साड़ी नहीं पहनी हुई थी, बल्कि उसके बदन पर आज हल्के नीले रंग की सलवार कुर्ती थी। हाँ, यह बात और थी कि आज रजनी के चेहरे पर क्रीम या पाउडर जैसी कोई चीज़ नहीं महसूस हो रही थी। न जाने किस विवाद में डूबा हुआ उसका चेहरा, लेकिन उसके बावजूद भी विनोद ने महसूस किया कि वह खूबसूरत दिख रही थी, शायद अन्य दिनों से भी ज़्यादा खूबसूरत। विनोद ने फिल्म फेयर बॉक्स वहीं रख दिया। उसके कदम यंत्रवत उस तरफ बढ़ते गए जहां सुधा और रजनी बैठी थीं। उसने अपनी तरफ आते देखकर उन दोनों ने बातें करनी बंद कर दीं। एक्सक्यूज़ मी, उसने करीब पहुंचकर विनोद ने कहा। कहिए, रजनी ने पूछा। आप ज़रा अपने पास की मैगज़ीन मुझे देंगी? लीजिए, कहकर रजनी ने अपने सामने रखी हुई पत्रिका विनोद की तरफ बढ़ाई। विनोद ने पत्रिका लेने को हाथ बढ़ाया, इस कोशिश के साथ
कि रजनी की गोरी गोरी हथेलियां उसकी हथेलियों से टकरा जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजनी ने बड़ी सफाई के साथ पत्रिका उसके हाथों में थमाकर मुंह दूसरी तरफ को फेर लिया। विनोद ने बड़ी निराशा हुई। न जाने फिल्मों में हीरो किस तरह हीरोइन को अपने बस में कर लेता है, यहाँ तो सिवाय नाकामयाबी के कुछ और मिलता ही नहीं। बुझे हुए मन से सोचते हुए विनोद वहीं खड़ा खड़ा पत्रिका के पन्ने पलटने लगा। बीच बीच में वह रजनी की तरफ भी घूरता जाता था। उसके वहां खड़े रहने के कारण सुधा और रजनी के टाइम में खलल पड़ गया। वह किसी तरह अपने आप को रोके हुए थीं, किंतु जब काफ़ी देर विनोद वहां से नहीं गया तो रजनी ने कह ही डाला, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप वहां उस चेयर पर जाकर बैठ जाएं। विनोद ने सुनकर भी अनसुनी कर दी। रजनी, जो विनोद को चोर दृष्टि से अब काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इस बार गुस्से में बोली, ए मिस्टर, आपने मुझसे कुछ कहा? विनोद ने रजनी के चेहरे पर आंखें गड़ा दीं। जी हाँ, मैं आपसे ही कह रही हूँ। इस तरह दो लड़कियों को डिस्टर्ब करते हुए आपको शर्म नहीं आती? रजनी बोली। कोई कोई लड़की गुस्से में बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। ये बात आज तक न जाने कितनी बार फिल्म पात्रों के मुख से विनोद ने सुनी थी, लेकिन आज वह प्रत्यक्ष देख रहा था। रजनी का गुस्से से भरा हुआ लाल चेहरा उसकी आंखों में चुभता चला गया। इस वक्त वह बहुत कुछ करना चाहता था। वह चाहता था कि रजनी के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में जकड़ ले और मसलता चला जाता, इस हद तक कि, लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसने मैगजीन रजनी के हाथों में वापस थमा दी और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उन्माद की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद आदमी अपनी जब यकायक उसे शांत करने का कोई सही साधन नहीं ढूंढ पाता तो वह कृत्रिमता की ओर भागता है। उन्माद और रजनी का गोरा शरीर, उन्माद और रजनी के तपते हुए लाल ओंठ, उन्माद और रजनी के शरीर की खूबसूरत गोलाइयाँ। लेकिन इस समय तो सिर्फ उन्माद था, उन्माद। रजनी को अपने बाहुपाश में जकड़े हुए ऐसी संभावना अभी कहाँ, लेकिन फिर भी तन में जो आग यकायक लग गई है उसे शांत तो करना ही पड़ेगा। कॉलेज गेट से बाहर आकर विनोद ने जगत बाजार के लिए रिक्शा किया, क्योंकि वहाँ वैश्याएं रहती थीं, पैसे देकर आदमी के उन्माद को ठंडी करने वाली औरतें। इस वक्त विनोद के दिमाग में यह बात निकल गई थी कि शाम को सुभाष ने गेट पर मिलने के लिए कहा है। तुमने देखा? किसे? सुधा ने पूछा। विनोद को। किस बुरी तरह मुझे घूर रहा था, रजनी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हाँ, देखा था। ऐसे आवारा लड़कों का और काम ही क्या होता है, सुधा प्रत्युत्तर में बोली। वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आकर क्लास की तरफ चल दी। सुधा का आक्रोश समाप्त हो चुका था, लेकिन रजनी पर अभी तनाव बाकी था। यह हमेशा मुझे इसी तरह घूरकर देखता है, जैसे मुझे खा ही जाएगा, शिकायत भरे स्वर में वह बोली। तो फिर शिकायत करो ना, सुधा ने राय दी। किससे? प्रिंसिपल से। चलो। वो दोनों क्लास की तरफ न जाकर प्रिंसिपल रूम की तरफ चल दी। अचानक सामने से दिनेश आता हुआ दिखाई दिया। उसने रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए मिस रजनी, कैसी हैं? ठीक हूँ। इस तरफ कहाँ जा रही हैं आप लोग? प्रिंसिपल के पास, रजनी ने कहा। क्यों, खैरियत तो है? खैर कहाँ है? बदतमीज और आवारा लड़कों के बीच में लड़कियों की कहीं खैर हो सकती है भला? क्यों, क्या हुआ? कुछ बतलाइए तो सही, दिनेश ने पूछा। विनोद को तो आप जानते ही हैं। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। उन जैसे महानुभावों को भला कौन नहीं जानेगा? क्या उसी ने कुछ किया है? और भला किसकी हिम्मत है जो किसी शरीफ लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखे? जब भी मिलता है तो बदतमीजी से पेश आता है। आज तो उसने हद ही कर दी, रजनी बोली। कैसे? पूछा दिनेश ने। हम दोनों लाइब्रेरी में बैठी हुई थीं कि ना जाने हजरत कहाँ से आए और हम दोनों को डिस्टर्ब करते हुए हमारे सामने की मैगजीन मांगी। मैंने उठाकर दी तो लेते वक्त मेरे हाथ से हाथ टकराने की कोशिश की। मैगजीन लेकर आप लाट साहब हमारे ही बगल में खड़े होकर पढ़ने लगे। पढ़ कम रहे थे और मेरी तरफ घूर ज़्यादा रहे थे। हार कर मुझे ही उनसे जाने के लिए कहना पड़ा। अब आप ही बताइए, क्या वे सब बातें ठीक हैं? कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे डांट दूंगा। लेकिन क्या वह आपके कहने से मान जाएगा?
मानेगा क्यों नहीं? कॉलेज प्रेसिडेंट की बात नहीं मानेगा तो फिर और किसकी बात मानेगा? हाँ, अगर इस पर भी ना माने तब आप भले ही प्रिंसिपल्स के पास चली जाइएगा। चलिए, आप मना करते हैं तो मैं मान लेती हूँ, वरना मैं तो आज उसकी शिकायत ही करने वाली थी। कुछ देर और कुछ औपचारिक बातें करने के बाद दिनेश चला गया। सुधा और रजनी क्लास में आईं। प्रवेश करते ही रजनी की दृष्टि देवेंद्र पर पड़ी, जो अपनी सीट पर चुपचाप बैठा हुआ कोर्स की कोई किताब पढ़ रहा था। पीरियड खाली होने के कारण क्लास में देवेंद्र को छोड़कर कोई नहीं था। सारे छात्र छात्राएं या तो बाहर कॉलेज गार्डन में थे या लाइब्रेरी में। मौका अच्छा है, कोहनी मारते हुए धीरे से सुधा ने कहा। तो क्या, मैं बाहर जाती हूँ, तू बात कर ले। लेकिन की बच्ची, अगर इसी तरह हिम्मत हारती रहेगी तो अंदर ही अंदर घुलकर मर जाएगी। मौके से लाभ उठाना सीख, कहते हुए सुधा क्लास से बाहर चली गई। रजनी एकाएक बड़े असमंजस में पड़ गई। कैसे बात करे देवेंद्र से, खासकर इस स्थिति में जब उस पर सब कुछ जाहिर हो चुका है। सर्दी का मौसम होने के बावजूद भी उसे अपने जिस्म पर पसीने का एहसास हुआ। कांपते हुए कदमों से उसने देवेंद्र की सीट के पास जाकर कहा, सुनिए। देवेंद्र से, जो अब तक किताब में खोया हुआ था, दृष्टि उठाकर देखा और चौंकते हुए कहा, आपसे उस दिन सुधा ने कुछ कहा था। रजनी ने नीची नजरें करके धीरे से पूछा। हाँ, कहा था। क्या? यही कि आप मुझसे, आपने उस बात का बुरा तो नहीं माना? इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं थी। मैं आपसे प्रेम का आदर करता हूँ। सिर्फ आदर? हाँ, सिर्फ आदर। देवेंद्र ने किताब बंद करके रख दी और कहा, आपको शायद निराशा हो, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता, कहकर देवेंद्र चुप हो गया। उसने दोबारा अपना ध्यान किताब में लगाने की कोशिश की। रजनी ने देवेंद्र के चेहरे की तरफ देखा। वहां कोई भाव नहीं था, केवल एक भाव था, शून्य का भाव। देवेंद्र का सर्द ओठों पर कोई गति नहीं थी, केवल एक गति थी, अपूर्वता की गति। तो फिर इस इंसान से ऐसा क्या कहूँ जो मेरे मन की बात करे? रजनी ने अपने आप से प्रश्न किया। इस विषय में एक आखिरी बात कहूँ आपसे? कहिए, देवेंद्र ने पूछा। आप कहीं मुझसे नफरत तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा आप क्यों सोचती हैं? मैं मन ही मन आपको बहुत अच्छी लड़की समझकर आपका आदर करता हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ। क्या? कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो शायद मैं सहन कर भी लूँगी, लेकिन आपकी नफरत मैं कभी नहीं संभाल सकूँगी अपने दिल पर। प्रेम का सिर्फ यही रूप तो नहीं होता कि हम जिसे प्यार करते हैं वह उसके सिले में हमसे भी प्यार करे। प्रेमिका मानकर ना सही तो एक मित्र मानकर ही आप मुझसे संबंध तो रखोगे ना? रजनी ने पूछा। अवश्य, एक निज के रूप में आप हमेशा मुझे तैयार ही पाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ तक की बात मेरे दायरे में आती है, देवेंद्र ने उत्तर दिया। दायरा? कैसा दायरा? मेरी ज़िंदगी का दायरा, मेरी हैसियत का दायरा। आपको शायद मेरी पिछली ज़िंदगी का इतिहास नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अब तो आप मित्र बन ही गए हैं। एक दिन आपसे हर बात सुनूंगी। थोड़ी देर बाद अब कहीं रजनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक पीरियड का समय समाप्त हो गया और घंटा बोला। लड़के लड़कियां धीरे धीरे क्लास में प्रवेश करने लगे। इस प्रकार पीले फूल का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। धन्यवाद।